नमस्कार दोस्तों, एनालाइज़र ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आपको हमारे पॉलिटी के एमसीक्यूज़ मिल रहे होंगे, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि सीजीपीएससी प्री 2020-21 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ चलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो लेक्चर आपके तैयारी को काफ़ी कारगर साबित करेगा और यदि आपने इस विषय की तैयारी कर लिया है तो ये आपके रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि यूपीएससी और सीजीपीएससी द्वारा लिया गया जो भी एग्जाम्स है उन परीक्षाओं में यह प्रश्न आए हुए हैं, जिनको लेकर हम आपके लिए आए हैं। और कुछ नए प्रश्न हमारे द्वारा भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए आप अपने आप को भी परखिए और हमारे साथ में चलिए। आज ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पहला वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद फिर कंटिन्यू जैसे कि पॉलिटी के वीडियो लेक्चर आपको मिलते आ रहे हैं लगातार, उसी सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी के वीडियोस आपको मिलते आएंगे एमसीक्यू के। साथ ही साथ आपको अन्य सब्जेक्ट्स की भी एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। तो आपको यहाँ पे 3-4 कूट दिए हुए हैं, इन चारों कूटों को आपको पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला कहा गया है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो आपकी नज़र में अगर ये सही होगा तो आप बिल्कुल सही उत्तर लगाएंगे, और नहीं होगा तो फिर आपको अगर जानकारी होगी तो बिल्कुल पता होगा आपको। दूसरा जो कथन है वह है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा कथन कहता है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। और चौथा कथन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, पहले तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि वास्तव में इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगर भारत विश्व का यहाँ पे दिया हुआ 5वां बड़ा देश है तो ये तो गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर 7वां बड़ा देश में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपका आता है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है। फिर आता है चीन। चौथे नंबर पर आता है अमेरिका। 5वें नंबर पे आता है ब्राजील। 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। तो पहला कथन तो गलत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर का बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। तो यह बिल्कुल सही कथन है। भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो पूरे स्थलमंडल का 2.4% भाग क्या करता है, अधिकृत करता है। तीसरा कथन है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो तीसरा कथन जो है वो भी गलत है, क्योंकि पूरा भारत उष्णकटिबंध में नहीं आता। दक्षिण भारत का अधिकांश भाग या दक्षिण भारत का जो भाग है वो पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जबकि भारत के अगर मध्य भाग की आप बात करेंगे, ऊपरी उत्तर भारत का, तो वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगर आप इस मैप के जरिए से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये जो कर्क रेखा आपको दिख रही है, इस कर्क रेखा के नीचे का जो भाग होता है वो पूरा उष्णकटिबंधीय कहलाता है। और भारत का आधा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और ऊपर का हिस्सा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है, और ऊपर होता है 23.5 डिग्री अक्षांश, और नीचे भी होता है 23.5 डिग्री अक्षांश। ये कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। ये भूमध्य या विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। इस कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का पूरा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जबकि इसके ऊपर यानी कि कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है, ये कहलाती है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे का पूरा हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है, और कर्क रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा, ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कथन दिया गया है
कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो यह कथन गलत है। चौथा कथन की बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आती होगी, कुछ इस तरीके से होकर गुजरती है वह रेखा, और इस रेखा का जो मान है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि भारत का भारतीय मानक समय माना जाता है। अगर आपने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का पढ़ा होगा, साथ साथ आपने अगर मानक समय भी पढ़ा होगा, तो आपको यह जानकारी होगी कि भारत के दोनों छोर में, यानी कि अगर सबसे पूर्वी छोर ले और सबसे पश्चिमी छोर ले, तो लगभग 2 घंटे का समय का डिफरेंस आता है। और इस 2 घंटे के समय के अंतर को एक करने के लिए हम एक मानक समय मानते हैं, जो कि एक 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा को माना गया है। तो इस कथन के अनुसार इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा 2 और 4। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इस डिस्क्रिप्शन को आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो एमसीक्यू का ये जो वीडियो चल रहा है इसका पीडीएफ हम लिंक आपको दे देंगे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और कौन कौन से देश है ये भी मैंने बताए हुए थे। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत में लगभग 6,40,930 ग्राम या 30 गांव बताए गए हैं। चूंकि ऑप्शन में ये कोई भी चीज हमें नजर नहीं आ रही है, तो सही उत्तर इसका होगा इनमें से कोई नहीं। ये आपका डिस्क्रिप्शन है जिसमें 6,40,932 सॉरी 930 कह दिया था मैंने, 6,40,932 गांव हैं, जो कि विकल्प डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें कहा गया है, पहला, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप इसको काउंटिंग करेंगे ठीक से तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के बराबर ही आता है। तो ये तो सुमेलित है, 3.28 मिलियन मतलब 32,87,263। ऑप्शन बी कहा गया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये भी सही है। तीसरा कहा गया है, भारत का रेखांशीय विस्तार, यहां पर आपको रेखांशी से कंफ्यूज नहीं होना है। रेखांशी का अर्थ होता है देशांतर, या इसी को यामयोत्तर भी कहा जाता है। तो भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है, यह भी सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये गलत है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 10 हो गई थी और राज्यों की संख्या 28 हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को फिर से क्या किया गया, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को एक में मिला दिया गया, और इस तरीके से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26। सवाल पूछा गया था कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जो प्रश्न पूछा गया है भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का, उस प्रश्न में आप याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। सामान्यतः अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो होता है वो किन्हीं भी 2 अक्षांशों के बीच किसी की स्थिति, मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पर ये 2 अक्षांश है, तो इन 2 अक्षांशों के बीच जो स्थिति होगी वो अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा, और इन 2 देशांतरों के बीच की जो स्थिति होगी वो देशांतरी विस्तार कहलाता है। यानी कि भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है उसका मान 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी इसलिए लिया जाता है क्योंकि भारत पूर्ण रूप से जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी को बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटता है, वह रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। यहाँ पर आपको 0 डिग्री विषुवत रेखा समझ में आ रही है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की कुल संख्या होती है 90
और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों की कुल संख्या होती है 90। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या होती है, दोनों को काउंट कर देंगे तो 180। तो ध्यान रखिएगा, भारत पूर्ण रूप से आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दो अक्षांश जिनके बीच भारत का विस्तार होगा वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध के हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो बीचों बीच से एक देशांतर रेखा आती है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या जीएमटी रेखा कहते हैं। और ये जीएमटी रेखा मुख्य अक्षांश भी कहलाती है या मुख्य रेखांश या मुख्य याम्योत्तर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यदि आपने अक्षांश और देशांतर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने इसकी परिभाषा में सामान्यतः यह जाना होगा कि अक्षांश पृथ्वी पर उत्तर तथा दक्षिण की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेखा है, जबकि देशांतर पृथ्वी पर पूर्व व पश्चिम की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेखा है। तो जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व में स्थित है हमारा क्या, भारत। तो दो देशांतर रेखाएं ऐसी होंगी जो पूर्ण रूप से भारत उन दोनों के बीच में होगा। तो वो दो देशांतर रेखाएं हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। अगर यहाँ पर बिंदु की बात की जाए तो भारत का जो सबसे पश्चिमी पूर्वी बिंदु है वो कहलाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में एक गांव आता है किबीतू, या किसी किसी बुक में आपको मिला होगा नेफा बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। और सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करें तो गुजरात में एक रेखा बनती है गुजरात और पाकिस्तान के बीच, जो कच्छ के रण में स्थित है, सरक्रिक रेखा, या किसी बुक में सबसे पश्चिमी बिंदु दिया जाता है धुआर मोटा, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में है। वहीं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की यदि हम बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो यहाँ पर काराकोरम पर्वत पर स्थित है। और इस काराकोरम पर्वत पर जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल, ध्यान रखिएगा। और यह वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। और वहीं दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करें तो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी अक्षांश है या दक्षिणी बिंदु है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, जिसका नाम है केप कैमोरीन। और अगर पूरे संपूर्ण भारतीय भूभाग की हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर हमें नजर आता है क्या, ये द्वीप समूह, और इस द्वीप समूह का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। वास्तव में जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो बड़ा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट नामक बिंदु से शुरुआत होता है, जो 2004 में सुनामी के कारण समाप्त हो गया था। तो भारत में ज्यादातर मुख्य बिंदु मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु है वो केप कैमोरीन को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाएगा तो आप इंदिरा पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी जानकारी भी मिल गई इस सवाल के साथ साथ, और इसका सही उत्तर भी आपको मिल गया। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो यहाँ पर इस सवाल से आपको यह अनुभव करना होगा कि ये काफी डीपली क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जिलों के या भारत के प्रमुख राज्यों के जिलों को जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है उसको आप याद नहीं रख सकते। तो फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है जैसलमेर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। आइए समझते हैं। जैसलमेर आपके राजस्थान में स्थित है, और इस जैसलमेर का एक आपको छोटा सा इमेज दिख रहा होगा, तो ये कंप्लीट इमेज है किसका, राजस्थान का। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जैसलमेर, तो यहाँ कहीं से 70 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिए हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो देखिए इसका जो सामान्यतः उत्तर होगा उसको हम इस मैप से समझते हैं, और इस मैप में आपको नजर आ रहा होगा भारत के वे राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो भारत में सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है राजस्थान। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पर झारखंड। छठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल। सातवें नंबर पर मिजोरम,
त्रिपुरा और 8वें नंबर पर मिजोरम। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर क्या गुजरती है, हमारा कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है, कौन कौन सा राज्य दिया गया है, एक गुजरात दिया गया है, एक छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो कर्क रेखा का जो सही उत्तर होगा वो 1, 2 और 4 होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश ये ऊपर वाला राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, और ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया, और इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है उन राज्यों के प्रमुख नगरों के बारे में यहां पर बताया गया है। अगरतला जो कि त्रिपुरा में स्थित है, गांधीनगर जो कि गुजरात में है, जबलपुर और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से कौन से स्थान में कर्क रेखा सबसे करीब है, कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है, यह पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर। तो आइए इसका सही उत्तर गांधीनगर क्यों होगा ये देखते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा का जो मान होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट होता है। तो कर्क रेखा का जो मान 23 डिग्री 30 मिनट है, उससे यदि हम तुलना करें अगरतला के अक्षांशीय विस्तार की, तो अगरतला का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी है, क्योंकि सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए सब में उत्तरी ही आएगा। 23 डिग्री 50 मिनट जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट से 20 अधिक है। 23 डिग्री 13 मिनट गांधीनगर का अक्षांशीय विस्तार है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट से 17 अधिक है। जबलपुर के बारे में यदि हम देखें तो 23 डिग्री 11 मिनट आता है, जो कि 19 अधिक है। और उज्जैन को हम देखें तो वो 21 अधिक है। तो इन चारों में सबसे कम डिफरेंस किसमें नजर आ रहा है हमें, तो वो गांधीनगर में नजर आ रहा है। तो इसलिए गांधीनगर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, जो कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। दिन की अवधि अधिकतम होगी कहने का मतलब यह है कि वहां अधिक गर्मी पड़ेगी और दिन वहां पे क्या होगा, बड़ा होगा। 4 प्रमुख शहरों के नाम यहां पे दिए गए हैं, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली। तो इसका सही उत्तर बहुत लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली होगा। कैसे होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब कर्क रेखा की तरफ सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी कि 21 मार्च से जब सूर्य उत्तर की ओर आता है, तो पूरे दक्षिण भारत के साथ साथ पूरे भारत में क्या होती है, गर्मी की शुरुआत हो जाती है। और कर्क रेखा पर जो आपका सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वो 21 जून को पड़ती है। तो 21 जून तो पहुंचते पहुंचते जो है उत्तर भारत में अधिक गर्मी बढ़ती है। तो जब आप भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगा कि दक्षिण भारत में मई का महीना अधिक गर्म होता है और उत्तर भारत में जून का महीना अधिक गर्म होता है। चूंकि ये सभी शहर, 3 प्रमुख शहर जो है दक्षिण भारत के शहर है और एकमात्र शहर जो दिल्ली है वो उत्तर भारत का शहर है। तो दिल्ली में जून के महीने में अधिक क्या होगी, गर्मी पड़ेगी, साथ साथ वहां की दिन क्या होगी, दिन की अवधि भी क्या होगी, लंबी होगी। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, तो ऑप्शन पे हम बाद में नजर डालेंगे। सबसे पहली चीज प्रश्न में ये कहा गया है कि भारतीय मानक समय। तो यहाँ पर जो भारतीय मानक समय है उसे हम डिनोट करते हैं IST से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका जो मान होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट होता है। और यामयोत्तर कहने का मतलब मैंने बताया था रेखांश या फिर देशांतर। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वही क्या कहलाती है, भारतीय मानक समय। इस भारतीय मानक समय पर क्या कहा गया, अर्धरात्रि है, मतलब भारत में अभी कितना बजा है, रात के 12 बजे हुए। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, मतलब सुबह के 6 बजे है और हमारे यहाँ रात के 12। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 2-3 बातें आप याद रखिएगा। ये है आपका क्या, 0 डिग्री देशांतर। अक्षांश के बारे में ये कहना चाहूंगा कि पृथ्वी पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और पृथ्वी पर खींची गई खड़ी काल्पनिक रेखा या दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, या रेखांश कहलाती है, या यामयोत्तर कहलाती है।
तो जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य देशांतर कहते हैं, या इसी को जीएमटी लाइन भी कहते हैं। पूरे विश्व का जो टाइम जोन है, या पूरे विश्व में टाइम अगर कहीं पे निर्धारित किया जाता है तो समय का निर्धारण इसको मानक मानकर किया जाता है। इसी के अनुसार हम यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा जगह इस मानक समय से कितना अधिक है और कितना कम है। आप सामान्यतः यह चीज याद रखिए कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360, जिसमें से एक देशांतर है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी हिस्से में कुल 180 देशांतर होते हैं और पश्चिमी हिस्से में कुल 180 देशांतर होते हैं। इन दोनों देशांतरों को अगर आप टोटल करोगे तो 360 आएगा, जिसमें ये 0 डिग्री देशांतर छूट जाता है। तो वो तो खैर आपको जब वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो आप ऐप में जब आएंगे तब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर हमने बनाया हुआ है उसमें अच्छे से क्लियर होगा। सामान्यतः आप ये याद रखिए कि हमसे जो सवाल पूछा गया है उसमें यह कहा गया है कि भारत में यदि रात के 12 बज रहे हैं और एक स्थान में सुबह के 6 बजे हुए हैं तो वह स्थान कौन से याम्योत्तर पर स्थित है, यह कहा गया है। तो हमारा मान के चलो ये भारत का क्या है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है और यहाँ कहीं पर हमारा भारत क्या होगा, स्थित होगा, ये हम मान के चलते हैं। तो भारत की स्थिति किस पे है, 82.5 डिग्री पे। सपोज यहाँ पर कोई देशांतर रेखा है जहाँ पर सुबह के कितने बज रहे हैं, 6 बजे है, और यहाँ पर कितने बजे, रात के 12 बजे है। तो रात के 12 बजे मतलब पहले वाले 12 बजे, और यहाँ पे सुबह के 6 बजे मतलब अगले दिन के पहले दिन के 6 बजे है, मतलब 6 बज चुका है। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो पूर्वी दिशा होती है, पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध जो होता है वहां पे समय पहले आता है, और जब समय पहले आता है तो पहले यहाँ पे 6 बजा है और भारत में एक दिन पहले यानी रात में 12 बजा है। तो जब 6 बजा है यहाँ पे, तो यह कौन सा देशांतर रेखा यह पूछा गया है। आपको दो चीजें याद रखनी है कि दो देशांतरों के बीच सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों के बीच सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यहां पर हमें दिया गया है कि 6 बजा है और एक जगह 12 बजा है, मतलब कितने घंटे का फर्क है, 6 घंटे का फर्क है। इस 6 घंटे को आप मिनट में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 360 मिनट। 360 मिनट का समय डिफरेंस है भारत के मानक समय में और वह स्थान जहां पर सुबह के 6 बजे है। मैंने क्या बताया कि दो देशांतरों को सूर्य का प्रकाश पार करने में कितना समय लगाता है, 4 मिनट। तो 360 मिनट में कितने देशांतरों को पार करेगा, तो ये लगभग आ जाएगा 90 देशांतर, यानी कि 90 देशांतर ऐसे होंगे जो भारत के 82.5 डिग्री देशांतर से पहले होंगे, क्योंकि यहाँ पर सुबह के 6 है और यहाँ के रात है। हमेशा याद रखिएगा पूर्वी गोलार्ध में सूर्य पहले उदय होता है, यानी सूर्य की प्रकाश पहले पड़ती है, बाद में पश्चिमी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश पहुंचती है, तब तक इधर रात हो जाता है और इधर दिन होता रहता है। तो यहाँ पर हमें 90 देशांतर रेखा ऐसे 90 देशांतर रेखा ऐसी होगी जो भारत से पहले या फिर भारत के बाद होगी कह लीजिए। तो यहाँ से 0 से शुरू होता है देशांतर, फिर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 180 नंबर की देशांतर तक पहुंचती है। तो 0 से अगर आप शुरू करेंगे तो 82.5 तक पहले जाएंगे, तो 82.5 तक आप गए जहां पे भारत स्थित है, और फिर 90 देशांतर को और पार करेंगे जहां पर वह स्थान स्थित है जहां सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 172 डिग्री 30 मिनट। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है इस तरह के सवाल में। आपको एक ही चीज याद रखना है कि दो देशांतरों को पार करने में सूर्य का प्रकाश 4 मिनट का समय लगाता है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध या फिर पूर्वी देशांतर की तरफ से होकर जाता है। तो जब पूर्वी देशांतर की होकर तरफ से जाएगा तो वह स्थान जहां सुबह 6 बजे है वो भारत के पूर्व दिशा में ही स्थित होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। और दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस हमको दिया हुआ है 6 घंटे। 6 घंटे को आपको मिनट में परिवर्तित करना है, और मिनट में परिवर्तित करने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि दो देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रहा है, तो 360 मिनट में कितने देशांतर पार होंगे, तो 90 देशांतर। तो ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर आपको यहाँ 0 से काउंट करना होगा, क्योंकि 0 से आप बढ़ोगे पहले तो 82.5 तक आओगे, फिर उसके बाद आप 90 जोड़ोगे, तब जाकर आपको सही उत्तर मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो।
आखिरी क्वेश्चन है आज का। गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे का अंतराल है। अब ये 2 घंटे का अंतराल कैसे है? भारत का जो सबसे पूर्वी छोर होता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट और जो सबसे पश्चिमी छोर है वो 68 डिग्री 7 मिनट। यदि आप 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। यानी कि भारत के इस छोर से भारत के इस छोर तक कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। और एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य का प्रकाश कितना मिनट का समय लगाता है? 4 मिनट का समय। सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगाता है। तो 30 देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगाएगा? तो 30 गुणा 4 कर दीजिए, वो आ जाएगा 120 मिनट। तो 120 मिनट बराबर कितने होते हैं? 2 घंटे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था और यहां पर भी उसी के हिसाब से भारत के सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर में 2 घंटे का समय डिफरेंस या समय का अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि हमें एक मानक समय लेकर चलना पड़ता है, जो कि हमने इन दोनों का माध्य लेकर 82 डिग्री 30 मिनट को भारतीय मानक समय निर्धारित किया है, जिसके अनुसार भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये 10 सवाल आज की जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसी वीडियो लेक्चर के साथ साथ आज का हमारा ये ज्योग्राफी का पहला वीडियो जो होता है वो समाप्त होता है और इसी क्रम में रोज आपको एक एक वीडियो मिलते जाएंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो यदि आप तैयारी कर चुके हैं ज्योग्राफी की तो आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। यदि आपने तैयारी नहीं किया है तो मैं कहता हूँ एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आप MCQ कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा एनालाइजर ऐप है उसमें अभी वीडियो क्लासेस पर काम चल रहा है और करंट अफेयर क्विज हमारे यहाँ देते गए हैं और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चालू है। टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जो हमने टेस्ट सीरीज में पूछे हुए थे, जो सीधे सीधे एग्जाम में उससे संबंधित आए हैं। और CGPSC प्री 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जो हमने टेस्ट सीरीज में पूछे थे। और एनालाइजर ऐप से जुड़कर आप राज्य सेवा से संबंधित कोई भी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उसी के साथ आज हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।